Bismillahirrahmanirrahim. A warm welcome to all of you in unique pre-FSC online lectures. The best possible way to interact with you in the present challenging times, and it's a very good way to convey the message of knowledge, the sharing of knowledge with all of you. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 13 कंप्लीट किया था. इंशाल्लाह इस लेक्चर में एक बड़ा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ट्रांसपोर्ट, और इंशाल्लाह इस ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर के बाद जो है वो 10th और 11th की तरफ आएंगे. सो इट इज़ चैप्टर नंबर 14, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट. अब सबसे पहले तो बेटे इस वर्ड के ऊपर जो है ना वो फोकस करते हैं, सो दैट ये वर्ड हमें यहाँ पे क्लैरिटी के साथ समझ आ सके कि ट्रांसपोर्ट है क्या. अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुख्तलिफ ज़ाविये रखते होंगे. अगर क्लास में इस वक्त आप बैठे हो तो मैं पूछूँ आपसे तो आप कहोगे जी ट्रांसपोर्ट से मुराद है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. डेफिनेटली क्या फिर इस सारी डेफिनेशन को जो मुख्तलिफ लोगों से या मुख्तलिफ बच्चों से इकट्ठी हुई है उसको सम अप करके अगर मैं बनाऊँ तो ये बनाऊँगा द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड मटीरियल्स. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड मटीरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय वेरियस प्रोसेसेस like diffusion, facilitated diffusion, osmosis, active transport, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस. अब ये जो वर्ड आए हैं ना, सबसे पहले जो मैंने वर्ड आपको ट्रांसपोर्ट बताया इसको शॉर्ट में क्लियर कर लो. ट्रांसपोर्ट क्या है? द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. ये मेरा बेटा यहाँ तक क्लियर कर लो. ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे कि आपने मुख्तलिफ वर्ड्स अभी मेरे साथ सुने मेरे मुंह से. अब उन वर्ड्स के ऊपर मैं आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि ये वर्ड ही जो इस चैप्टर की बुनियाद बनेंगे. पहला वर्ड, जिन बच्चों ने मैट्रिक में ये चीज़ें नहीं पढ़ी हुई सही तरह, उनके लिए ये वक्त है इस वक्त इस सारे को प्रोसेस को और इस सारी चीज़ को करने का. ये आपकी चैप्टर की यहाँ पे बुनियाद बन जाएगी और इसी की बुनियाद के ऊपर ही फिर इंशाल्लाह हम बिल्डिंग इसकी खड़ी कर देंगे. ठीक हो गया. एक एक करके जितने वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे. पहला वर्ड है डिफ्यूजन. क्या होती है डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, फिर सुन लो. द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ क्या? हायर टू लोअर. और सेकंड वर्ड यहाँ पे लिख लो, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. सही है. सो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज अ काइंड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, राइट, जिसमें एटीपीज़ इस्तेमाल नहीं होते. टैंकी का बटन या टैंकी का कंट्रोल ऑन किया है आप लोगों ने, लीवर नीचे किया है, तो क्या होगा कि पानी ऊपर से हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ खुद ही रश करता हुआ आएगा. दिस इज़ अ वे ऑफ इट. ठीक है, फॉलो कर रहे हो आप लोग? एक वर्ड हो गया ये क्लियर. पहला वर्ड था डिफ्यूजन. सेकेंड वर्ड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अब व्हाट इज़ दिस? बहुत सारे लोग इसको मिस्टेकनली बोल जाते हैं समझे बगैर, तो इसको भी क्लियर करिए. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. इसका मतलब है डिफ्यूजन की तरह ही, बट इज़ अप्लाइड फॉर दोज मॉलिक्यूल्स हु कैन नॉट ईजिली क्रॉस. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हायर टू लोअर मूवमेंट है यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, वो हो रही है बाय द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स. राइट, कैरियर प्रोटीन्स. ये क्या हैं कैरियर प्रोटीन्स? कैरियर प्रोटीन्स
बेसिकली वो प्रोटीन्स हैं जो ट्रांसपोर्ट के अंदर बेसिक रोल प्ले करते हैं और हेल्प करते हैं सारे एक वे में जिस अंदाज में ट्रांसपोर्टेशन चल रही होती है। क्लियर हुआ बेटे? तो ये कैरियर प्रोटीन्स का एक बेसिक रोल था जिसके ऊपर ये आपने बात की। अच्छा, अब कैरियर प्रोटीन बॉडी में हमारी कौन सी होंगे जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं? जैसे प्रोटीन्स हैं, दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? द मूवमेंट, ऑस्मोसिस का वर्ड हमेशा याद रखिएगा वाटर के साथ लिंक्ड है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल, मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा है, टू एन एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल along the semi permeable membrane। रिपीट करता हूँ, the movement of water molecules from an area of higher water potential to an area of lower water potential along a differentially permeable membrane। पहले तो मुझे ये बताओ differentially permeable membrane होता क्या है? बताओ। ऐसा मेम्ब्रेन जो बेसिकली चंद चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने देता है और बाकी सब चीज़ों को रोक देता है, उसको बोलते हैं डिफरेंशियली परमिएबल या एक्टिवली या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? वाटर की मूवमेंट है हायर वाटर पोटेंशियल या हायर कंसंट्रेशन से लोअर पोटेंशियल या लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, किसके अलोंग? पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, राइट? पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये मूवमेंट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम पहुँचते हैं अगले पे। वो क्या है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फोर्थ वन। What is this? The movement of molecules from an area of lower concentration to an area of higher concentration by the use of ATP against the concentration gradient। So क्या बता रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ क्या बताओ? लोअर टू हायर। एटीपी इस्तेमाल होगा यहाँ पे एंड दिस इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया? क्लियर हो रहा है मेरे बच्चों को? समझ आ रही बातों की? तो ये आपके पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? नीचे पानी आया है टूटी में, तो आपने ऊपर टैंकी भरनी है, तो आप क्या करोगे? आप मोटर चलाओगे। मोटर क्या करेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपवर्ड ईजिली मूव कर जाएंगे। ठीक है बेटा? इसके अलावा अगला वर्ड है फिफ्थ वन, एंडोसाइटोसिस। इनगल्फिंग या इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन। दिखाता हूं आपको। दिस इज व्हाट? अमीबा। दिस इज ट्रेवलिंग इन वाटर, इक्वेटिक है। इसके आगे यहाँ पे एक फूड वैक्यूल इसको डिटेक्ट हुआ है। ये क्या करेगा कि इस वैक्यूल के गिर्द अपना मेम्ब्रेन फैला देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इसको मुकम्मल तौर पे सराउंड कर लेगा, राइट? एंड इस कंडीशन में जिसमें इसने इसको इनगल्फिंग कर ली है, ये है एंडोसाइटोसिस, जो दो तरह की होती है। एक होती है फेगोसाइटोसिस और एक होती है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होती है? द इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल, और पिनोसाइटोसिस क्या होती है? द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल। ठीक है बेटा, याद रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? एक्सोसाइटोसिस, सिक्स्थ वन। ये बेटे क्या होती है? एक्सो
एक्सो मीन्स एक्सपल्शन, इट इज़ द रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द सेल बाय द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मतलब अगर अमीबा को ले लो, इसके पास एक एक्सक्रीटरी वैक्यूल या वेस्ट मटेरियल वाला वैक्यूल बना हुआ है, इसने उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया। इस रिमूवल को, ये जो रिमूव हो रहा है, इस रिमूवल को यहाँ पे क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस, द रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द सेल। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया मेरे बच्चों? अच्छा, ये आपके पास क्या था? एक्सोसाइटोसिस, और ऊपर वाला क्या था? एंडोसाइटोसिस। अब हम पढ़ते हैं इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को और एक दफ़ा सारे को क्लियर करते हैं कि क्या इसमें हम पढ़ रहे हैं और क्या देख रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ, पेज 278, a very long 50-page chapter but a very important chapter. In animals, the material move into, within and out of the body. कह रहा है एनिमल्स में मटेरियल अंदर भी आते हैं, विद इन द बॉडी भी मूव करते हैं और आउट ऑफ द बॉडी भी जाते हैं। इन रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। और इन प्लांट्स में प्रोसेसेस कौन से हैं? रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, ये सब मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। अब ये तो हो गए बेटा 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने पीछे करवाए हैं, और ये 6 और 7वां शॉर्ट क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट का हो गया। लेकिन सबसे बढ़कर इन शॉर्ट क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट। आपको जो भी वर्ड डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एंडो और एक्सोसाइटोसिस में ना समझ आए, आप मुझे फौरी तौर पे यहाँ पे क्लियर करो, मैं आपको इंशाल्लाह पॉजिटिव गाइडेंस दूंगा इसके ऊपर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। वाई देयर इज़ अ नीड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स, ज़रूरत ही क्यों है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स की? ठीक है, अच्छा अब शुरू करते हैं इसको। कुछ चीज़ें अनफॉर्चुनेटली अगर आप क्लासेस में भी ये रीडिंग यूजुअली ज़रूरी होती है इन चीज़ों की, तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं आपको एक प्रॉपर रीडिंग के थ्रू इस सारे प्रोसेस को करवा दूं, सो दैट आप इसको एक बेहतर अंदाज में और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयार कर सको। तो इसलिए रीडिंग करना ज़रूरी होता है। किताब के वर्ड्स और लाइन्स को जब तक नहीं समझेगा इंसान, जब तक वो क्लियर भी नहीं होगा। Living organism is a complex of interactions of physical and chemical reactions involving different elements and molecule. Living organism है क्या? Living organism is equal to metabolism. ठीक है, पहला एक समझने वाला कंसेप्चुअल पॉइंट। इसका क्या मतलब है कि जितना भी प्रोसेसेस हैं, फिज़िकल प्रोसेसेस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं जो बॉडी के अंदर चल रहे हैं, जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से यहाँ पे देखे और समझे जाएंगे। ऑल लिविंग सेल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट ऑब्टेन एंड ट्रांसपोर्ट सर्टन मटीरियल्स विद इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट एंड रिमूव द वेस्ट्स आउट ऑफ देयर बॉडी और सेल्स। सो जो मटीरियल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट इन और आउट होता रहेगा। हमें ये चाहिए कि हम जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इनटेक कर लें और जो वेस्ट मटेरियल है उसको खारिज कर दें। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है, वाई देयर इज़ अ नीड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स। सेकेंड पैराग्राफ से आप इसको शुरू करोगे। इफ़ देयर वर नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, ये इसका आंसर है। मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी of a complex multicellular organism would not be able to get the required materials and dispose of their wastes। यहाँ तक ये इसका आंसर होगा। अगर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना हो तो हमारी टांग में, हमारे पाँव में जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो वहीं पे पड़ा रह जाए, वो ट्रांसपोर्ट ही ना हो सके, राइट। तो इसलिए एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है मटेरियल्स के मूवमेंट के लिए भी, और इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। इसमें बेटा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। जैसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, रूट हेयर्स क्या होते हैं? ठीक है, रूट हेयर्स। अब अगर आप रूट का स्ट्रक्चर देखें सारा, से फॉर एग्जांपल दिस इज रूट,
इसके बाहर ये जो लेयर है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। और एपिडर्मिस के साथ यहाँ पे इस तरह एक्सटेंशंस लगी होती हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे बनाऊँ तो ये मैं इस तरह बना दूँगा, राइट। ये इसी को मैंने इस वे में ले लिया। तो ये क्या है आपके पास, रूट हेयर। ये नेक्स्ट शॉट है हमारा। मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा दूँ। ये सब इंट्रो है इस वक्त चैप्टर की, बिल्डअप कर रहे हैं प्लांट पोर्शन को। दीज आर टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ या अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एज वेल एज प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट। तो 2 पॉइंट करना आप लोग भी। क्या पहला पॉइंट क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स, एक पॉइंट हो गया। और सेकेंडली ये रूट हेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंकरेज। ये क्या होता है, एंकरेज, होल्डिंग एबिलिटी। ज़मीन के अंदर जड़ ही मजबूती से पकड़े रखती है पौधे को, और जड़ के ऊपर क्या मौजूद है, रूट हेयर, जो इसके अंदर एक बेसिक रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। समझ आ गया। 279 पेज, पहला पैराग्राफ। प्लांट्स आर एबल टू सिंथेसाइज all their required compounds with the help of minerals and water from the soil. Most of the minerals enter the root hair or epidermal cells of root along with water in bulk flow, but some are taken by diffusion, facilitated diffusion, active transport. ये देखें सारे वर्ड दोबारा आ गए। ये सारे वर्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 के 6 मैंने एक्सप्लेन किए हैं। 279, it has been estimated that out of total surface area provided by roots, 67% is provided by root hairs, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया के मुकाबले में जो 67% है वो रूट हेयर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोसोपिस ट्री ऑफ लिग्यूमिनोसी फैमिली हैव मैक्सिमम डेप्थ विच इज़ अबाउट कितनी, 50 मीटर्स। तीसरा पीला बॉक्स, व्हेन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये एक और नॉलेज वाइज है। फर्टिलाइज़र क्या होता है, उर्दू में बोलते हैं ज़रई खाद। फर्टिलाइज़र्स आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये मैं आपको डिफाइन करवा रहा हूँ। ये फर्टिलाइज़र्स आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच व्हेन एडेड टू द सॉइल, which when added to the soil increase the fertility, nutrient intake, right, and you can say the product yield या crop yield of the plant. तो ये fertilizers की definition है। Each of the mineral moves into roots at a, ये बाकी ठीक है, fertilizer की definition आपने यहाँ से कर लेनी है। अब आ जाए मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, ये मैंने आपको करवा दिया है। प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट, ये एक हेडिंग बनी हुई है, इसको देखते हैं। द अपटेक ऑफ मिनरल बाय रूट सेल्स इज अ कम्बिनेशन ऑफ पैसिव अपटेक एंड एक्टिव अपटेक इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ज़रा गौर करिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जो अपटेक है ना मिनरल्स का, वो या तो पैसिव होता है या एक्टिव होता है, और इसमें एटीपी इस्तेमाल होता है। पैसिव अपटेक नाम ही शो कर रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू होगा, लेकिन अगर एक्टिव अपटेक की बात करो तो डेफिनेटली वो एटीपीज़ की मदद से ही हो सकता है। द मिनरल्स ऑल्सो मूव डाउन देयर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ये मैं आपको इंशाल्लाह वक्त आने पे बताऊंगा प्लाज्मोडेस्माटा। अभी थोड़ा सा बिल्डअप कर लें इसको। दीज आर, थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी इंशाल्लाह वक्त आने पे करते हैं। द मेम्ब्रेनस पोर्स present in the adjacent cells through which their cytoplasm is connected, ठीक है। ये membranous pores है which are present, और इनके थ्रू ही cytoplasm connect हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पैराग्राफ पे, द डिफ्यूजन ऑफ आइंस अलॉन्ग विद द वाटर ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय मैस फ्लो अलॉन्ग द एपोप्लास्टिक पाथवे। अब ये क्या है पाथवे? पाथवे होता है वो तरीक़ाकार, वो रास्ता जिसके थ्रू वाटर और आइंस प्लांट में मूव करते हैं। ठीक हो गया। तो पाथवे से मुराद है वो रास्ता जो सेल वॉल टू, अगर सेल वॉल मूवमेंट हो रही है, अगर सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन हो रही है, तो इस सब चीज़ों के अंदर एक पाथवे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। अच्छा 279 लास्ट लाइंस, मोस्ट ऑफ द आइंस आर टेकन अप बाय द रूट्स बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आइंस का जो टेकअप है रूट्स के थ्रू वो किस प्रोसेस से हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। By this method, plants can take a mineral that is in higher concentration inside the root cell than in the soil solution. This process, molecules and ions move from their low concentration to their high concentration. Low to high, that is against the concentration gradient through the cell membrane by the use of energy. Again वही सारी उसने repetitive बात कर दी कि किस अंदाज में ये मूवमेंट हो रही है और कैसे ये चीज़ें आगे मूव कर रही हैं। अच्छा ये देखिएगा, जब भी हम इस सारे स्ट्रक्चर को देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपकी जो पहली लेयर है जिसके साथ ये रूट हेयर्स कनेक्टेड हैं, ये है एपिडर्मिस। रूट हेयर्स आर एपिडर्मल एक्सटेंशंस बेसिकली, और ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद व्हेन वी मूव फॉरवर्ड तो देयर इज द नेक्स्ट लेयर दैट इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद देयर इज द लेयर नोन एज, इधर करके लिख रहा हूँ, थोड़ा बनाऊंगा अभी यहाँ पे, एंडोडर्मिस। अभी सिर्फ नाम याद करें, अगले लेक्चर में मज़ीद रिफाइन करेंगे इसको। अच्छा यहाँ पे ही एंडोडर्मिस में इस तरह की स्ट्रिप्स होती हैं, उन स्ट्रिप्स को बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, ये वर्ड आपको रेड लाइंस में मिलेगा जो डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती हैं? ये एक तरह से ब्लॉकर्स हैं जो लिग्निन से बने होते हैं और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, द यू कैन से लिमिटेड फ्लो ऑफ वाटर एट वन टाइम। ठीक है बेटा। अच्छा कैस्पेरियन स्ट्रिप यानी कि लिमिट करके पानी को आगे आहिस्ता आहिस्ता जाने देती हैं। एंडोडर्मिस के बाद हम पहुंचते हैं नेक्स्ट लेयर पे, वो कौन सी है? दैट इज पेरिसाइकल। ठीक है, पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल फाइनली लीड करती है वेस्कुलर बंडल में जिसमें जाइलम है और फ्लोएम है। ये है बेटे मुकम्मल टॉपिक, ये है मुकम्मल जो आपका मिनरल अपटेक ऑफ वाटर है बाय द रूट्स। ज़रा एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लीजिए, समझ लीजिए। जब भी रूट्स का ट्रांसफर सेक्शन देखा गया तो ट्रांसफर सेक्शन में ये नज़र आया कि रूट में ये लेयर्स होती हैं। जैसे रूट की आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर ही एक्सटेंशंस होती हैं रूट हेयर्स की जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एपिडर्मिस लीड किस में करता है? कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स किस में लीड करता है? इट लीड्स इनटू एंडोडर्मिस। ठीक है, और एंडोडर्मिस वो जगह है जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी होती हैं। अब ये क्या है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के ऊपर लाइन एक लिखी हुई रेड में, मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। दे सेपरेट द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इन द रूट इनटू टू कंपार्टमेंट्स। ये स्पेस को दो हिस्सों में तोड़ देती है। एन आउटर कंपार्टमेंट दैट इज कॉन्टिन्यूस विद द सॉइल वाटर एंड इनर कंपार्टमेंट दैट इज कॉन्टिन्यूस विद द इनसाइड ऑफ द कंडक्टिंग सेल्स ऑफ द जाइलम। ठीक हो गया। अच्छा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स सेपरेट द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इन द रूट इनटू टू कंपार्टमेंट्स। ठीक है, एन आउटर कंपार्टमेंट दैट इज कॉन्टिन्यूस विद द सॉइल वाटर एंड एन इनर कंपार्टमेंट दैट इज कॉन्टिन्यूस विद द इनसाइड ऑफ द कंडक्टिंग सेल्स ऑफ द जाइलम। ये अब आपके पास है मुकम्मल स्ट्रक्चर। इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर रिव्यू करूँगा, लेकिन नीचे दो बॉक्सेस हैं वो पूरे करके तो इसको वाइंड अप करते हैं आज के लिए। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हेल्प्स प्लांट एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। बताएं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती क्या है, खुद बताएं। चैप्टर 8 में आप पढ़ के आए हैं। ऐसी रिलेशनशिप दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जिसमें अगर दोनों को फ़ायदा मिले तो उसको म्यूचुअलिज्म कहेंगे, अगर एक को फ़ायदा एक को नुकसान हो तो उसको पैरासिटिज्म कहेंगे,
और अगर एक को फ़ायदा और दूसरे को ना नुकसान ना फ़ायदा हो तो उसको कमेंशलिज्म कहेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। तो पहले मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ माइकोराइजे की, या आप चैप्टर 8 में पढ़ चुके हो, वहीं से एक दफ़ा रिव्यू कर लेना, मैं सिंपली बोल रहा हूँ, सुन लो। माइकोराइजे जो है ना वो बेसिकली फंगल एसोसिएशन है, किसके दरमियान में, ये फंगस के दरमियान में एंड रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स के दरमियान में। 95% ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स ये रिलेशन शो करते हैं। इसमें फंगस क्या करता है, पौधे का एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ा देता है सो दैट वो मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको पॉजिटिवली एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, और इन रिटर्न जो है वो पौधा क्या कर रहा है कि पौधा उसको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और यानी कि इनडायरेक्टली अगर उर्दू में कहें तो रोटी, कपड़ा और मकान प्रोवाइड कर रहा है, उसको रहने की जगह भी पौधा ही दे रहा है यहाँ पे। ठीक है बेटे, क्लियर हुआ। तो फंगल एसोसिएशन जो है ना वो यहाँ पे माइकोराइजे जो है वो फंगस और रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स के दरमियान में। सेकंड जो येलो बॉक्स है उसमें देखें, द फंगल एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हेल्प मिनरल अपटेक बाय द प्लांट। पहला पॉइंट, फंजाई फैसिलिटेट द अपटेक ऑफ फॉस्फोरस एंड ट्रेस मेटल सच एज जिंक एंड कॉपर। फॉस्फोरस के अपटेक को भी फैसिलिटेट करते हैं। A root infected with mycorrhizal fungi can transport phosphate at a higher rate than that of uninfected root. ये phosphate को higher rate के ऊपर transport कर सकते हैं as compared to any other plant. So that is a very good MCQ. Then mycorrhiza fungi get sugar and shelter from the plants and in exchange increase the plant mineral न्यूट्रिशनल मतलब अपटेक एफिशिएंसी। और लास्ट लाइन एक और MCQ, माइकोराइजे आर प्रेजेंट इन 90% फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड 281 के ऊपर ही जो टॉप पे लाइंस लिखी हुई हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कौन सी होती है, जो कैरियर प्रोटीन्स की मदद से होती है फ्रॉम रीजन ऑफ वन एरिया या फ्रॉम वन पार्ट टू एन अदर पार्ट, इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और जिस अंदाज में होती है ये मैंने आपको बता दी। ये था बेटे आज का मुकम्मल लेक्चर और आज का मुकम्मल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा आपको मुकम्मल तौर पे क्लियर अप हो गया होगा। ये हमारी इंट्रो है आज जो हमने पढ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रूट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन भी करूँगा एक दफ़ा आप सबके लिए, जब तक आप ये डायग्राम बना के रखें। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम इसको फर्दर आगे बढ़ाते हुए ऑस्मोसिस और उससे रिलेटेड जो पाथवेज़ हम पढ़ रहे थे उनको एक्सप्लेन करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दिल लगा के पढ़िए। और आई एम ओपन फॉर ऑल द क्वेश्चंस एंड इंटरेक्शन, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं और पॉजिटिव एटीट्यूड से पढ़ेंगे नहीं, जब तक क्लैरिटी भी नहीं पा सकेंगे। माई वेरी बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।